हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स विच इज़ अ चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री क्लास 10th। सबसे पहली चीज़, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन जैसे सबको पता है इट्स अ काइंड ऑफ नॉन मेटल एंड इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग अपने आसपास देखते हैं। कार्बन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल, और ऐसा नाम इसको क्यों दिया गया है क्योंकि कोल में कार्बन एक ऐसा मेजर कंस्टिट्यूएंट है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। कोल में कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है कोल के अंदर, इसीलिए लैटिन वर्ड कार्बो से कार्बन का नाम आया। और ऐसे अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन कंटेंट है। सो जब इतना कार्बन हमारे आसपास है तो हम बहुत सारे चीजों में कार्बन देखते हैं। जैसे हमारे आसपास प्रेजेंट होता है कोल, ठीक है। कोल एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, नॉट जस्ट कोल बट जितने भी हम एलपीजी गैस जानते हैं, पेट्रोलियम जानते हैं, डीजल जानते हैं, पेट्रोल जानते हैं, केरोसिन जानते हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल हमारे पास है, ऑल ऑफ दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। फॉसिल फ्यूल्स का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है वो मुझे आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से मालूम है कि फॉसिल फ्यूल्स आर सो इम्पोर्टेंट। फॉसिल फ्यूल्स की मदद से हम लोग इतना एनर्जी हार्नेस कर पा रहे हैं, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स, और उन फॉसिल फ्यूल्स का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन। देन स्टार्टिंग विथ आवर बॉडी सेल्स, हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या बताता है कि आपका आई कलर कैसा होगा, आपका हेयर क्वालिटी कैसा होगा, हर एक चीज जो आपके बॉडी में जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, वो सारा चीज डीएनए डिसाइड करता है। और ये डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ कार्बन। नॉट जस्ट कार्बन, उसमें और भी चीजें होती हैं, और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंट उसका कार्बन भी होता है। तो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है इन दैट वे। देन ज्वेलरी में हम लोग डायमंड्स यूज करते हैं, नॉट जस्ट इन ज्वेलरी, डायमंड का यूज बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शार्पन करने के लिए, बहुत सारे मेटल की कटिंग के लिए भी हम डायमंड का यूज करते हैं। तो डायमंड का बहुत सारा ऐसे भी प्रैक्टिकल यूजेस है अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ज्वेलरी। तो डायमंड जो इतना शाइनी होता है, इतना चमकदार होता है, that is also made up of carbon only. Then normally हम लोग लिखने के लिए एक पेंसिल की जो यूज करते हैं, और पेंसिल में जो ये लीड प्रेजेंट होती है, the lead of the pencil is also made up of carbon. कार्बन का ही एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, जिससे कि ये लीड बना हुआ होता है। देन हमारे आसपास प्रेजेंट है बहुत अमाउंट में वुड इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ विंडो पेन्स, डोर। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कि हम सेल्यूलोज कहते हैं, एंड दैट सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ कार्बन। उसमें बहुत हद तक कार्बन कंपाउंड्स हैं सेल्यूलोज में। सो जितना भी आपको वुडन मटेरियल अपने आसपास दिखता है वो सब कार्बन कंपाउंड्स है। देन इनफैक्ट जो खाना हम खा रहे हैं, जो इंडियन फूड हम लोग खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, व्हाटएवर दैट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और जिसमें ज्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी, दैट कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का वर्ड ही इनफैक्ट कार्बन वाले वर्ड से आता है। कार्बो इंडिकेट्स कार्बन एंड हाइड्रेट वर्ड इंडिकेट्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन।
ठीक है, तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास, जो मैंने कुछ ही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल्स है जहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग हर तरफ कार्बन कंपाउंड्स से घिरे हुए हैं। अब सवाल यह है कि कार्बन के पास ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो वो इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है, और हर तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो आपको कार्बन के ही कंपाउंड्स दिखेंगे। तो इसका जो ये वर्सेटाइल नेचर है, इतना कंपाउंड्स बनाने का जो क्वालिटी है, वो कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों है ऐसा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सो दैट इज व्हाई लेट्स जस्ट मूव नेक्स्ट इनटू द वीडियो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन कार्बन। किस तरीके का बॉन्ड कार्बन बनाता है, कैसा बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड्स में दिखता है। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ atomic number and mass number carbon has. Carbon has atomic number of 6. इसका जो atomic number होता है वो होता है 6. Okay, and जो mass number होता है that is 12. Mass number is 12. अब आपने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है कि what atomic number means and what mass number means. Atomic number ये बताता है that carbon is going to have 6 protons in its nucleus, और जितना प्रोटॉन होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो विच मीन्स दैट इट विल ऑल्सो हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स। मास नंबर ऑन द अदर हैंड बताता है उसके मास के बारे में, एंड मास ऑफ एनी एटम इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब हम इस फॉर्मूला को यूज करके न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो न्यूट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन कार्बन ऑल्सो कम्स टू बी 6. ओके, सो बेसिकली कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। ऐसे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड आइसोटोप है कार्बन 12, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। Now based on the value of electrons, हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहेंगे, KLMN कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सीखा हुआ है पहले से, अगर वो लिखना चाहेंगे तो we would have this configuration 2,4. 2,4 indicates कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हमने सिर्फ 2 शेल का यूज किया, और जो ये लास्ट वाला नंबर होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में नंबर लिखते हैं, इस नंबर से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल इज द लास्टली ऑक्यूपाइड शेल। सो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से कार्बन के पास अब 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का काम क्या है, कोई भी एलिमेंट का काम होता है कि उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। दैट इज द मेन एम ऑफ एवरी एलिमेंट। ओके, तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव 2 ऑप्शंस हियर। इसके 2 ऑप्शंस क्या हैं? 2 ऑप्शंस ये है, पहला ऑप्शन ये है दैट आइदर दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड, और ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा एज 2। कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल जाएगा इनटू 2, सो दिस इज मैचिंग विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। हीलियम जो कि एक नोबल गैस है, ठीक है। तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस होके सिर्फ 2 रह जाएगा के शेल में। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर देते हैं, और अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा एज 2,8. नाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन मैचेस विथ नियॉन गैस, एंड नियॉन इज ऑल्सो अ नोबल गैस। तो हम लोग हमेशा कोई भी एलिमेंट को अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करते हुए देखते हैं तो वो हमेशा किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से अपने कॉन्फ़िगरेशन को मैच करना चाहता है। तो अगर मुझे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करना है या उसको स्टेबल फॉर्म में रखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन या ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है?
क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन विच इज दिस वन, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना। सपोज इफ वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन हियर, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग लॉस्ट। अगर इसमें से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये बन जाएगा C4+। ओके, नाउ C4+ बनने के लिए इसको 4 बार इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो होता है, वो स्टेप वाइज मैनर में होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार में 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, स्टेप वाइज मैनर में ये काम होता है। तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? द रीजन हैज बीन गिवन इन पॉइंट नंबर 1। रीजन ये है कि कार्बन बहुत ही छोटा एटम होता है, वेरी स्मॉल इन साइज। भले इसमें 2 शेल्स हैं लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली खिंचे हुए रहेंगे न्यूक्लियस के तरफ, तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको एक्सेसिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगा उतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो प्रैक्टिकली इतना एनर्जी प्रोवाइड कराना तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए कार्बन जनरली कभी भी C4+ बनाना प्रेफर नहीं करता है, और इसीलिए C4+ आयन कार्बन का मिलता ही नहीं है। ओके, सो द रीजन लाइज हियर दैट इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए C4+ बनना एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ये चीज बिल्कुल नहीं बनता है। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास था कि क्या होगा अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दिया, व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स एडेड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम C4-, ये एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एटम से एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्या ये स्टेप बहुत इजी स्टेप है, या बहुत ही इजीली या बहुत एफर्टलेसली ये स्टेप हो सकता है? सो आंसर लाइज एज नो, दिस स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट, और ये बहुत एफर्टलेसली होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम C4- में देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, तो ऑलरेडी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स था, उसने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करा लिया अपने वैलेंस शेल में, सो नाउ इट हैज बिकम 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 2,8, विच मीन्स कि अगर हम इसका एटॉमिक डायग्राम बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के टाइम पे हम लोग एटॉमिक डायग्राम्स बनाते थे, अगर हम वो डायग्राम बनाते हैं तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस जिसमें कि टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं बीच में कार्बन के। फिर 2 शेल्स हमने बना दिया। 2 शेल्स बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस तरीके से। ओके, ओके, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये C4- का इस तरीके का आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। वाई रिपल्शन होगा? क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब 2 चीजें नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होने लगता है, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज रिपल्शंस इज गोइंग टू बी वेरी हाई, जिसके वजह से इस तरीके का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। एक और रीजन है जिसमें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक रीजन होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
और इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखना, अट्रैक्ट करके रखना, होल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं होता है 6 प्रोटॉन्स के लिए, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स का चार्ज उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करके रख सके। तो इसीलिए ये भी रीजन होता है कि C4 माइनस भी नहीं बनता है। सो हेंस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल्ड। अब कार्बन के पास जो दो ऑप्शंस थे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है कार्बन के लिए। सो देयर हैज टू बी अ थर्ड वे आउट which is enabling carbon to make so many compounds around us। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, तो कार्बन के पास एक थर्ड ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि वो इतने कंपाउंड्स बनाने में केपेबल है। सो उसी थर्ड बॉन्डिंग ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज द मेथड बाय विच कार्बन फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स एंड मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन कभी ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ही कभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसका रीजन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया दैट व्हाट इज द रीजन, कार्बन क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ऑल ऑफ दैट इज मेंशन्ड। ओके, अब इसी पर बेस्ड साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे कि कहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चंस आ सकता है, गिव रीजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। गिव रीजन में फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज कार्बन अनेबल टू फॉर्म C4 प्लस कैटायन, और सेकंड क्वेश्चन हो सकता है व्हाई इज कार्बन अनेबल टू फॉर्म C4 माइनस कैटायन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो कि गिव रीजन में डायरेक्टली एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, C4 प्लस कैटायन क्यों नहीं बनता है, इसका आंसर आपको मिल रहा है पॉइंट नंबर 1 में। एंड C4 माइनस एनायन क्यों नहीं बनता है, इसका आंसर आपको मिल रहा है पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं दैट 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर। तो ये भी चीज आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम रिपल्शंस इज वेरी हाई, इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये हो गए आपके 2 रीजंस जिसकी वजह से कार्बन का C4 प्लस एंड C4 माइनस कैटायन एंड एनायन पॉसिबल नहीं है। तो ये एज अ क्वेश्चन गिव रीजन में आता है, तो इसीलिए इसको एज अ क्वेश्चन ही आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। यू नीड टू प्रिपेयर इट दैट वे ओनली। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं कि अगर कार्बन का बॉन्ड्स नहीं बन सकता है कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में, अगर कार्बन कैटायन भी नहीं बना सकता, एनायन भी नहीं बना सकता, तो किस तरीके का बॉन्ड वो बनाता है। तो कार्बन बेसिकली फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, हाउ टू डिफाइन इट, उसका डेफिनेशन आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अभी तक जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, दैट वाज आयनिक बॉन्ड। अभी तक जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या था, आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, जैसे सपोज यू हैड सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम क्लोराइड NaCl, वेरी कॉमन कंपाउंड। सोडियम के लास्ट शेल में होता था 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के लास्ट शेल में होते थे ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर सोडियम बन जाता था Na+ और Cl बन जाता था Cl-, राइट। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाता था और इनके बीच का जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते थे आयनिक बॉन्ड। तो दिस वाज समथिंग जो हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट टर्म ओनली। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे विच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट इज नॉट सेम एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, बट यहां जो बॉन्ड हम पढ़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लॉस और गेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी ध्यान रखना है कि शेयरिंग किसकी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती है। कभी भी कोर इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कार्बन का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन का बीच में ऐसे न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज
और इस तरीके से उसके अगर शेल्स हैं, ये K शेल हो गया, L शेल हो गया। K शेल में मान लो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लास्ट वाले शेल में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग करना है, तो हमेशा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। यू विल ओनली फाइंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। कभी भी ये इनर इलेक्ट्रॉन्स को आप पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं देखने वाले हैं। ऑलवेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, कोर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है उसमें जो शेयरिंग होती है वो 2 एटम्स के बीच होगी। इट विल ऑलवेज हैपन बिटवीन 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम्स। एंड ये जो 2 एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों एटम्स का साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और वो एक नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से मैच करने लगेगा। अगर सपोज कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, जैसे सपोज कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में, तो कार्बन का भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट वुड शो 2,8 एंड हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल शो 2। 2 का मतलब होता है ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, और हाइड्रोजन जब स्टेबलाइज होता है तो वो ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। और कार्बन का जब स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस से मैच करेगा, सो दैट विल शो अ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड बना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एक कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो कार्बन इज गोइंग टू अटेन अ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटेन अ ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो भी इस कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट करता है वो लोग अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करते हैं, और उस शेयरिंग के वजह से जो 2 एटम्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों एटम्स को फायदा होता है। क्या फायदा होता है? दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं एंड दैट कुड बी आइदर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन और ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एलिमेंट। जैसे कार्बन है तो इट विल ऑब्वियसली अटेन ऑक्टेट, एंड अगर ऑक्सीजन है अगेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जैसे हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा या ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा, लेकिन हमेशा एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और यही मकसद है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का या कोई भी कंपाउंड बनाने का, यही रीजन होता है कि हर एक एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है। और वो कैसे स्टेबल होता है? बाय फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स बनाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं या शेयर करते हैं। गेन और लूज करने से आयनिक बॉन्ड बनेगा और उससे फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो जाएंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के मेथड से बॉन्ड बना रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, और उससे फिर आपका जो एलिमेंट है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ओके, नाउ जो भी कंपाउंड्स हमें कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, जो भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा, उन कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है वैसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, आयंस के बने हुए कंपाउंड्स, राइट। उसी तरीके से जो भी कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा, मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के मदद से कंपाउंड बन रहा होगा, वैसे कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, अब कोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए हमें दोनों एलिमेंट जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड को बनाने के लिए, उन दोनों एलिमेंट्स का कोवैलेंसी पता होना जरूरी है। नाउ व्हाट इज कोवैलेंसी? कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हर एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर शेयरिंग इन द कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना पड़ेगा, तो कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को हम कोवैलेंसी कहते हैं।
जैसे कार्बन के लास्ट शेल में प्रेजेंट होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। जो जितना शेयर कर रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी शेयर कर रहे हैं, वो नंबर ही कहलाता है कोवैलेंसी। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, तो हमें क्या बोलना है, दैट इट इज इक्वल टू 4। ओके, उसी तरीके से सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसका फर्स्ट शेल ही इसका वैलेंस शेल है, सो इट इज गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरीके से लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक सपोज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 6 लिखा है, इसका मतलब इसके पास कितने यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोवैलेंसी इंडिकेट करता है कि कितने बॉन्ड्स बनेंगे एक एटम में, एक एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बनेंगे, वो कोवैलेंसी का नंबर इंडिकेट करता है। जैसे कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, तो अल्टीमेटली उसके कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, एक एटम से कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। सो कोवैलेंसी डायरेक्टली इंडिकेट्स नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। जैसे ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 हो गई, तो ऑक्सीजन का कितना कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने का कैपेबिलिटी है, इट कुड फॉर्म 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली, क्योंकि उसकी कोवैलेंसी ही उतनी है। तो जितनी कोवैलेंसी होती है उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंसी जानने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को देखते हैं और उससे फिर एनालाइज करते हैं कि कितनी कोवैलेंसी होगी। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। यहां तक जितना अगर आपको समझ आ गया, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक छोटी सी एक लाइन बनाते हैं, जस्ट अ बोल्ड लाइन दैट वी ड्रॉ, और वो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पेपर में, पेन एंड पेपर के मदद से जब हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी किसी कोवैलेंट बॉन्ड की, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक सिंगल लाइन जब हम पेपर पर 2 एलिमेंट के बीच ड्रॉ करते हैं, जो 2 एटम के सिंबल के बीच ड्रॉ करते हैं, तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इंडिकेट करता है। वही डबल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमें इसी तरीके की डबल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जो कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड बताता है। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए उसी तरीके से हमें 3 बार ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनाना पड़ता है, और जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हमें इसको ड्राइंग के फॉर्म में या किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें जब बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी, जैसे मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2-2 कार्बन के एटम्स हैं और मुझे यहाँ पर अलग अलग टाइप का बॉन्ड्स बनाना है, तो क्या करेंगे, एक में हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड शो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जहां डबल कोवैलेंट बॉन्ड शो करना चाहते हैं वहां पर 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, और जहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हम शो करना चाहते हैं वहां पर 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, नाउ कोवैलेंट बॉन्ड्स में जब हम 3 डिफरेंट टाइप्स में हमने उसको बांटा, तो हर एक कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं वो भी हम लोग को समझना चाहिए। सो अगर हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से व्हाट डू आई मीन, इलेक्ट्रॉन पेयर से मेरा मतलब है
दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब ही क्या होता है? 2, इट इंडिकेट्स द नंबर 2। तो जैसे यहां पर जो आपको कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, तो अगर इसी को मुझे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखना पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स भी अगर मुझे शो करना पड़ता, तो हम बोलते हैं कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा कार्बन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर रहे हैं आपस में। ओके, तो इसलिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। दूसरे डायग्राम में कार्बन के पास यहां ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। डॉट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम में। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे कार्बन के पास भी इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस तरीके से शेयर हो रहे हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। ओके, सिमिलरली थर्ड वाले डायग्राम में कार्बन के पास इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर हो रहे हैं, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहा है। ओके, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ती है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ती है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत पड़ती है। ये सब शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में, तब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, so next after this is examples of formation of covalent bond। covalent bond जब हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाट इज द मेथड? तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक और नाम होता है लुईस स्ट्रक्चर्स। तो चाहे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा हो या लुईस स्ट्रक्चर लिखा हो, उसका मतलब एक ही है। तो यहां हम लोग कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स ले रहे हैं, जैसे H2, F2, Cl2 एक्सेट्रा, और इन सब का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वी विल ट्राई टू लर्न दैट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है हमारे पास H2। कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यू मस्ट ऑलवेज नो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1। दैट मीन्स के शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, बाकी के शेल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है H2, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हम लोग अपने डायग्राम में इस तरीके से 2 हाइड्रोजन शो करेंगे। ऑलराइट, अब ये 2 हाइड्रोजन के पास अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके सामने मैंने एक ऐसे डॉट बना दिया, दूसरे वाले के सामने में भी मैंने ऐसे एक डॉट बना दिया। सामने सामने क्यों बनाए? क्योंकि इनके बीच में अभी कोवैलेंट बॉन्ड मुझे शो करना है, इसलिए ये आमने सामने मैंने डॉट्स बना दिए। ओके, अब क्या होगा? अब हम लोगों को करना ये है दैट वी एक्चुअली नीड टू मेक द सर्कल इन विच ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होंगे in order to make the covalent bond. So we will start making the circle like this. और एक सर्कल में मैंने क्या किया है, you need to observe that we have included both the dots, both the electrons in one circle. Okay, तो इस तरीके से मैंने इस वाले हाइड्रोजन के लिए सर्कल बना दिया और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड कर दिए। अब फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के सर्कल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो गया, which means that इसका जो ड्यूप्लेट है वो फुलफिल हो जाता है, राइट? ड्यूप्लेट अगर फुलफिल हो जाता है या ड्यूप्लेट अगर कंप्लीट हो जाता है, विच इंप्लाइज कि हमने एक को तो स्टेबलाइज कर दिया। अब दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ भी मुझे यही करना है, उसके लिए भी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो जाना चाहिए, उसका खुद का ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दूसरे वाले हाइड्रोजन से बोरो किया है। ओके, सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू रिपीट फॉर द सेकेंड हाइड्रोजन। सो लेट अस
रिपीट इट फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड वाले के लिए भी हम लोग यहाँ से ऐसे सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और ड्रॉ करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इंक्लूड होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन जब इंक्लूड हो जाए तो हम इस तरीके से बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख देना है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली लेट अस डू फॉर F2। F2 के लिए उसी तरीके से पहला स्टेप क्या होना चाहिए, राइटिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना होगा तो हम लोग K और L दो शेल का इस्तेमाल करते हैं, 2,7 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। 7 है लास्ट शेल में, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों को 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करना पड़ेगा इन केस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ दैट। अब 2 फ्लोरीन है फॉर्मूला में, तो हमारे पास इस तरीके से आमने सामने 2 फ्लोरीन हमको बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला में F2 लिखा है। F2 मीनिंग दैट इट हैज 2 फ्लोरीन एटम्स इन द कंपाउंड। तो चलो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हमेशा जितना हो सके पेयर्स में ड्रॉ करना चाहिए। हमेशा ऑलवेज ट्राई टू मेक पेयर्स, जितना मैक्सिमम पेयर्स बन सकता है। हमारे पास तो 7 है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ 6 बना दिया, 6 डॉट्स बनाए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब एक डॉट हम यहाँ सामने बनाएंगे, जिसके थ्रू यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, मतलब जितना बॉन्ड आपको बनाना है वो आप बिल्कुल सामने में ड्रॉ करते हैं, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को आप इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दूसरे वाले के साथ भी आपको वैसे ही करना है। पहले मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन का पेयर्स बन सकता है वो आप ड्रॉ कर लेंगे, और सामने में एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, जिससे कि डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो पाएगा और आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन पाएगा। अब इसके बाद लेट अस नाउ स्टार्ट ड्रॉइंग द सर्कल। सबसे पहले इस वाले फ्लोरीन का सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट इन द सेंस कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए बाय एनी मीन्स। उसके पास पहले से ही 7 है, और एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको आपको सर्कल में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके खुद के अपने तो हैं ही 7। ओके, इन सबको अगर हम साथ में इंक्लूड करेंगे तो फ्लोरीन का जो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग द सर्कल फॉर दिस फ्लोरीन। यहां मैंने यहां तक ड्रॉ किया। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे इन इट्स सर्कल लाइक दिस। ये आपका इंक्लूड हो गया, तो एक फ्लोरीन का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 ऑफ इट्स ओन एंड 1 मोर फ्रॉम दी अदर फ्लोरीन। ठीक है, उसी के बाद सेकेंड वाले फ्लोरीन के लिए भी लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ द सर्कल। उसके पास अपना खुद का 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे वाले फ्लोरीन से उसको एक बोरो करना है। सो लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ एंड इंक्लूड दिस वन एज वेल and make the circle like this. Okay, तो अब दोनों फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसके वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया और दोनों का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देना है जो कोवैलेंट बॉन्ड इंडिकेट करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में F बॉन्ड F। ओके, सिमिलरली next question you have Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन गैस का ये फॉर्मूला है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मुझे यहाँ पर 3 शेल्स का यूज करना पड़ेगा, सो इट विल बी 2 8 7। अब 2 क्लोरीन है फॉर्मूला में, इसलिए Cl2 मेंशन्ड है, तो आमने सामने आपको 2 क्लोरीन पहले ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे मुझे दिख रहा है कि इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स था, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 डॉट्स बनाना पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन के लिए हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन सामने रख देंगे, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो पाएगी।
उसी तरीके से क्लोरीन का भी आपको इस तरीके से जितना इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना पॉसिबल है बना लेना है। फाइनली जो डॉट एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा उसको इस तरीके से सामने ड्रॉ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस क्लोरीन। इस क्लोरीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी वुड इंक्लूड दिस सर्कल, इंक्लूड इन द सर्कल द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे वाले क्लोरीन से हमें बोरो करना है। तो अगर आप सर्कल के अंदर सारे डॉट्स काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा दैट इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट कंप्लीट्स द ऑक्टेट। सिमिलरली दूसरे क्लोरीन के लिए भी आपको ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करना है एंड लाइक दिस इट कंप्लीट्स, एंड फाइनली आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देना एंड दैट इन रिप्रेजेंट्स कि आपने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। सो दिस गिव्स यू क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, तो ये तो हो गए आपके सिंगल बॉन्ड्स। अब इसी में थोड़ा सा और हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो सेम एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज CH4। CH4 में आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, एक कार्बन दिख रहा है और दूसरा हाइड्रोजन दिख रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ सेम एलिमेंट के साथ ही सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। यहां पर आपको सेम एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, अलग एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो लेट अस सी दिस। तो आपका जो कंपाउंड है वो है CH4। अब इस CH4 के लिए हम लोग सबसे पहले कार्बन का लिख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 4, एंड दूसरा आपका एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1। अब आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको ध्यान देना है। कार्बन के पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हमें इमेजिन करना है कि कार्बन एक ही है लेकिन हाइड्रोजन 4 है, राइट? इस तरीके से हाइड्रोजन 4 है। तो कार्बन को सेंट्रल एटम लेकर के उसके आसपास में सराउंडिंग इस तरीके से हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो ये एक रफ डायग्राम है जो आपको दिमाग में रखना है कि आपको इस तरीके से ही एटम्स के सिंबल को ड्रॉ करना होगा अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप दिमाग में नहीं रखते हैं तो आप ये ड्राइंग आपको थोड़ी मुश्किल होगी बनाने में। तो एक कार्बन है तो उसको सेंट्रल एटम मान सकते हैं, उसको बीच में रखेंगे और उसके किनारे आसपास सराउंडिंग जगहों पर हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दैट मैनर। बीच में आ गया कार्बन और इसके 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में मैंने ऐसे बना दिए हाइड्रोजन। ओके, अब क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन बन गया हमारा, थोड़ा सा और क्लोजर बना देते हैं इसको सो दैट उतने बड़े हमें सर्कल्स नहीं ड्रॉ करने पड़े। जितना क्लोजर बनाएंगे उतना स्मॉलर सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट्स द थिंग, राइट? अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये कर सकते हैं दैट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने हाइड्रोजन को 1 डॉट दे दिया। ठीक है, हर एक हाइड्रोजन को 1-1 डॉट हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, कार्बन के पास खुद के कितने डॉट्स होने चाहिए, खुद के इसके पास प्रेजेंट हैं 4 डॉट्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके भी इस तरीके से हमने क्या किया, 4 डॉट्स लगा दिया इस तरीके से। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा कि हमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन का देखना है कि उसके पास हमें कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना है ताकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो इसके ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से बोरो करना है, तब जाके इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। सो फॉर दैट रीजन 1-1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से बोरो करता जाएगा और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता जाएगा। हर एक हाइड्रोजन वही करने वाला है, 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से बोरो करने वाला है।
तो इस हाइड्रोजन के लिए अगर हम सर्कल बनाते हैं तो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ठीक है, जिसमें कि इसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो गए, मतलब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली फॉर बाकी हाइड्रोजन के लिए भी वैसे ही करना है। ओके, इस हाइड्रोजन के लिए भी आपको वैसे ही करना है। सर्कल ऐसा बनाना है कि सर्कल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो जाना चाहिए समहाउ। अब हमें सोचना है कार्बन के लिए। कार्बन के साथ है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन बोरो करना पड़ेगा, दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स बोरो करना पड़ेगा, और फिर इसका जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव होगा। अब कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन है, अगर वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 अलग अलग हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन भी बोरो कर ले तो भी इसका काम बन जाने वाला है, तो भी उसका जो एम है वो फुलफिल हो जाएगा। सो यही हम लोग करेंगे कि हम लोग सर्कल में हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करेंगे। 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4 हाइड्रोजन से, वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को आपको सर्कल में इंक्लूड करना है जो आप कार्बन के लिए बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, और यहां से हम इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने वाले हैं अपने सर्कल में लाइक दिस। इस तरीके से आपका ये सर्कल हो गया कंप्लीट। अब आप ये कर सकते हैं दैट आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इधर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इधर और इधर। ओके, सो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके का दैट कार्बन हैज 4 हाइड्रोजन अटैच्ड लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया मीथेन का। मीथेन नाम है इस मॉलिक्यूल का, CH4 नाम होता है इस कंपाउंड का मीथेन। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स के बारे में। अभी तक हमने जितना भी एग्जांपल्स देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन H2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 एंड CH4, यहां तक हमने देखा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 सेम एलिमेंट्स और बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस तरीके से बनता है और डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसके लिए हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इन दोनों में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर वी शुड राइट 8, configuration is going to be 2 6। अब 2 6 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, विच मीन्स कि इसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तब जाके इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराना पड़ेगा तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो लेट अस ट्राई टू सी कि कैसे हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है आमने सामने, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है हमारे फॉर्मूला के अंदर। अब सिंस यहाँ पर लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इन द वैलेंस शेल, तो यहाँ 6 डॉट बनाना पड़ेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये डबल बॉन्ड वाला केस है। तो डबल बॉन्ड है मतलब सामने 2 डॉट्स लगाना पड़ेगा। जितना बॉन्ड्स आप बनाना चाहते हैं उतना आप सामने डॉट्स बनाएंगे। ओके, यहाँ इस ऑक्सीजन का 2 डॉट बनाएंगे। अब 2 डॉट मैंने दोनों ऑक्सीजन के लिए यूज कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। 6 में से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया तो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन को तो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ ऊपर एक रिप्रेजेंट कर दिया और ये किनारे रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहें तो इधर नीचे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जिधर आपको इच्छा हो आप उधर रिप्रेजेंट करिए। बस याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादातर कोशिश करना चाहिए पेयर में लिखने का। अब इसके बाद लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द सर्कल। सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 है, अपना खुद का 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो वो दूसरे ऑक्सीजन से बोरो करने वाला है। इस तरीके से मैंने इसके सर्कल में दूसरे ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर दिया।
जैसे कि टोटल सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गया। नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन के लिए, दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए हम लोग ये सर्कल यहां से ड्रॉ करेंगे। उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए जो दूसरे ऑक्सीजन से उसने ले लिया, और उसके सर्कल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से 2 लाइंस आपको ड्रॉ कर देना है, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने डबल बॉन्ड बना दिया। तो ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड्स बनता है? O डबल बॉन्ड O। ओके, इस तरीके से दिखाई देता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये तो हमने सीख लिया कि 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, मतलब 2 सेम एटम्स के बीच अगर डबल बॉन्ड बना तो किस तरीके का बनेगा। अगर यही चीज हम 2 अलग अलग एलिमेंट के बीच डबल बॉन्ड बनाएं तो कैसे बन सकता है वो, उसका एक एग्जांपल है CO2। CO2 में आपको 2 एलिमेंट दिख रहा है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन इट इज गोइंग टू बी 2-4 and for oxygen it is going to be 2-6। अब कॉन्फ़िगरेशन देखकर आपको ये समझ आएगा कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कराने की जरूरत है, मतलब शेयर कराने की जरूरत है, और तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब यहां पर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे। कार्बन को एज अ सेंट्रल एटम ले लेंगे और उसके दोनों तरफ, चाहे राइट लेफ्ट साइड आप रखिए या ऊपर नीचे टॉप एंड बॉटम रखिए, मतलब उसके चारों तरफ आपको ऑक्सीजन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको फिर डिसाइड करना है कि किसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जैसे बीच में कार्बन है, 2 तरफ ऐसे ऑक्सीजन है, कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरीके से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 2-2 दोनों तरफ बांट दिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सामने सामने रख दिया। तो ऐसे जब हम रख देंगे तो हमारा आराम से दोनों तरफ 2-2 बॉन्ड्स बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और तीनों एलिमेंट्स इसमें, तीनों एटम्स इसमें अपने ऑक्टेट को अचीव कर पाएंगे। तो इसी चीज को अभी हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ। बीच में कार्बन, किनारे किनारे ऑक्सीजन, लाइक दिस। अब हम लोग बनाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होता है, मैंने 2 यहां सामने रख दिया, और बाकी के जो 4 है मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए भी मैंने वैसे ही कुछ बनाया है। अब कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैंने इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बना दिया, 2-2 करके डिवाइड कर दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे बनाना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के लिए पहले हम लोग बनाएंगे सर्कल। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 चाहिए, तो 2 वो किससे बोरो करने वाला है? कार्बन से बोरो करने वाला है, क्योंकि उसके सामने कार्बन है। जो एलिमेंट सामने रहेगा, जो एटम सामने रहेगा, उसी के साथ ही उसका कोवैलेंट बॉन्ड बनना है। तो इस कार्बन का ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इंक्लूड कर लेता है अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करने के लिए। ओके, उसी तरीके से ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग। वो भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बोरो कर लेता है, एंड फाइनली कार्बन का ऑक्टेट बनाने के लिए कार्बन के पास ऑलरेडी खुद का 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2-2 ऑक्सीजन से वो बोरो करेगा और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला सर्कल बना है, इसमें आप टोटल डॉट अगर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स आपको हर एक सर्कल में दिखेगा। ठीक है, सो फाइनली इसके बाद का जो स्टेप है, आप यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर दो, जितना भी डॉट है उनके बीच में ऐसे बॉन्ड्स बनेगा, और फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट N2। N2 एक ऐसा गैस है, नाइट्रोजन गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है, और
ये रीजन इसका इसीलिए क्योंकि ये इतना ज्यादा इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत ही स्टेबल गैस होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे N2 का, उसमें हम लोग ट्रिपल बॉन्ड शो करने वाले हैं। सो द इट हैज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जिसके वजह से N2 गैस इज सो स्टेबल। N2 गैस को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, उसके एटम्स को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसमें बहुत एनर्जी लगती है। 3 बॉन्ड्स बने हुए होते हैं जिसको ओवरकम करना, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना मुश्किल होता है। इसीलिए N2 इज अ वेरी वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट। सो विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। पहले हमने नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। सो विल राइट 2 5। इसके लास्ट शेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसको बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ, तब जाके इसका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल हो पाएगा। तो अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़े तो हम क्या करेंगे? वी वुड हैव नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन लाइक दिस, एक दूसरे के सामने सामने बना देना है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के बीच, तो इसका मतलब है मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों में से मुझे 3-3 इलेक्ट्रॉन सामने सामने बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बॉन्ड बनेगा उतना ही आपको डॉट्स बनाना पड़ेगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो 1 डॉट बना दो, डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 डॉट बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो 3 डॉट बना दो। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डॉट, डबल बॉन्ड के लिए 2 डॉट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 डॉट। लेकिन अभी ये कंप्लीटली तो नहीं बना। कंप्लीटली मतलब इसमें हर तरफ से तो हमने इसको बनाया नहीं, अभी भी इसके कुछ डॉट्स हैं जो भी हमने बनाया नहीं है। क्या क्या नहीं बनाया है? वी हैव लेफ्ट 2 डॉट्स नाउ, क्योंकि हर एक नाइट्रोजन के बाहर 5-5 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने 3 तो पहले बना दिया था, तो बाकी 2 हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट बार क्या करेंगे? नेक्स्ट बार हम लोग सर्कल बनाएंगे। सर्कल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना होगा दूसरे नाइट्रोजन के मदद से। तो इस तरीके से हमने ऑरेंज वाले सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड कर दिया। 5 उसका खुद का है, 3 बाहर से बोरोड है। उसी तरीके से दूसरे वाले नाइट्रोजन के लिए भी हम लोग वही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्कल इन सच अ मैनर जिसमें कि टोटल 8 डॉट्स दिखना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने उसमें इंक्लूड कर दिया, लाइक दिस। ओके, अब इससे आपका जो ये सर्कल बना है, इसमें जैसे हमने यहां इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इससे आपका ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो जाता है, like this. So you have these 3 bonds which are formed. तो अब फाइनली इसको लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में आप ऐसा भी देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स के फॉर्म में। और ये जो भी डॉट्स हम लोग यहाँ लिखते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन जो वर्ड होता है ना, लोन कम्स फ्रॉम द वर्ड लोनली। लोनली मतलब जो अकेले रहेगा, जो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। किसके बीच में मैंने लाइंस बनाया है? जिसके बीच में लाइंस बनाया है ना, सिंगल सिंगल जो लाइंस मैंने बनाया है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या बनाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दीज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बॉन्ड्स बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें हो सकता है कि आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इन द प्रीवियस मॉलिक्यूल ऑल्सो आपको इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देता है। कहां कहां पर दिखाई देता है? इन दिस केस, इन ऑक्सीजन केस ऑल्सो आपको यहाँ पर ऐसे
दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ ऑक्सीजन के केस में भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स नॉट नेसेसरी, बट इफ यू वांट यू कैन शो दैट। ओके, उसी तरीके से क्लोरीन, फ्लोरीन में भी आपके इस तरीके के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी टू शो, बट स्टिल अगर आप बहुत प्रिसाइज बनाना चाहते हैं डायग्राम तो ये भी एक तरीका है, आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो कर सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इवन दो दे आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ओके, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नो पार्टिसिपेशन in bonding but present in the valence shell, okay, as valence electrons। तो valence electrons की तरह ये रहता है valence shell में ही, लेकिन कोई bonding में participate नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे about different kinds of molecules। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स में, अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा उसमें दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हम लोग बार बार देख रहे थे। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम तरीके के एटम्स से बने हुए थे, और दूसरा हम लोग देख रहे थे जिसमें डिफरेंट तरीके के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के मॉलिक्यूल हो जाते हैं। फर्स्ट को हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और सेकेंड वाले को बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो वर्ड होता है होमो दैट मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और एटॉमिक का तो मतलब होता है मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से रिलेटेड या एटम्स का बना हुआ, वो होता है मतलब एटॉमिक का। तो सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स को हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें एक ही तरीके के वन काइंड ऑफ एटम्स ही रहेंगे। एग्जाम्पल्स में यू हैव H2, O2, N2, Cl2, F2, सब में एक ही तरीके के एटम्स हैं। H2 में सिर्फ हाइड्रोजन ही है, O2 में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, N2 में सिर्फ नाइट्रोजन ही है, एंड सो ऑन। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑन दी अदर हैंड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एक से ज्यादा तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। सो फॉर एग्जांपल यू हैव CH4। CH4 में एक कार्बन का एटम है बट 4 हाइड्रोजन के एटम है। पांचों एटम्स एक ही एलिमेंट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट को बिलोंग कर रहे हैं। HCl is another example, one atom of hydrogen, one atom of chlorine। दोनों एटम हाइड्रोजन के नहीं है, दोनों एटम क्लोरीन के नहीं है, एक हाइड्रोजन का है तो दूसरा क्लोरीन का है। सो हेंस द नेम कम्स हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम का बना हुआ। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है NH3, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है, तो इस गैस में एक नाइट्रोजन का एटम होता है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। चारों एटम्स एक ही एलिमेंट के नहीं होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के होते हैं। दैट इज वाई ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो चाहे आपको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिले या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिले, हमने अभी सीख लिया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एंड बहुत इजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। सो इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, इसको जरूर सीख लेना है कि कैसे आपके हेट्रो एटॉमिक एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे। इसको प्रैक्टिस से ही आप बेटर कर सकते हैं। और जो पहले हमने सीखा हुआ था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उससे आपको ये ड्राइंग बहुत डिफरेंट लगेगी, वैसा ये ड्राइंग नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे स्टेप नंबर 1 रिमेन्स द सेम, जैसे कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सेम है, लेकिन बाकी चीजें बहुत अलग हैं। इसमें हम लोग ऐसे सर्कल्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग शो कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बहुत सारी नई चीजें हमने इसमें इंक्लूड की हुई हैं। तो पुराने वाले ड्राइंग से कुछ चीजें भले मैच करें लेकिन पूरा सेम नहीं है, तो इसलिए आपको वो पुराने वाले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। सो कीप इट सिंपल एंड कीप इट द वे इट इज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।